स्टूडेंट हमेशा टीचर से मिलने जाते हैं, ये पहली बार ऐसा होगा कि कोई टीचर जो है अपने स्टूडेंट्स के घर मिलने जा रहा है। नमस्ते सर। नमस्ते सर बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर। मुझे आपसे भी बहुत वेट अच्छा कर लग रहे रहा है। हैं, रात भर अभी तो नींद ही नहीं आई। आज सर मेरे घर पर आए हुए हैं और हमने एक नई योजना लॉन्च करी है। अभी हमने फाउंडेशन का बैच ले रखा है आपका मैथ्स का, और व्यापम का भी ले रखा है। अच्छा, दोनों बैच हैं। वो एक ही इसने परचेस किया था, एक हमने, तो ऐसे मिलके हम दोनों में से। कितनी कॉपी बन गई आपकी मैथ्स की? सर अभी तो मैथ्स की एक ही स्टार्ट की है मैंने ये। बोलिए भारत माता की। हाँ जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग सभी? जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल, केम छो, मजामा। चलिए भैया, फाइनली एक और संडे अपने जीवन का गया और एक नया मंडे फिर से जीवन में आया है ना। नया सप्ताह, कुछ नई एनर्जी इस बार इस सप्ताह में लगेगी क्योंकि त्योहार आ रहा है, फेस्टिवल आ रहा है। तो कई लोग छुट्टियों का इंतजार कर रहे होंगे, कई लोग इंतजार कर रहे होंगे कि जल्दी से अब रक्षाबंधन आ जाए तो कुछ जरा आराम कर लें, मिठाइयाँ खा लें। चलिए बढ़िया। ओके, तो जैसा आप जानते हैं, विनर्स में फाइनली एक अद्भुत सेशन का शुभारंभ हो चुका है जिसके बारे में आपको पता है ना। हर घर विनर्स और घर घर नौकरी, है ना। तो अब मैं आऊंगा आपके घर और इस अभियान का पहला एपिसोड YouTube पर भी जारी हो चुका है। शनिवार को मैं गया था उज्जैन, आपने वीडियो शायद देख लिया होगा जिसका मैंने कुछ झलक आपको जो है अभी दिखाई। और अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो को जरूर देखेगा, आप एकदम गदगद हो जाओगे, आनंदित हो जाओगे और भावुक भी हो जाओगे, है ना। और आपको लगेगा कि यार इतने टीचर जीवन में देखे लेकिन ऐसा ऐसा व्यक्ति कभी नहीं देखा है ना, जो एकदम हटकर काम करे। चलिए बिल्कुल बिल्कुल आएंगे, बस अभी तो ये शुरुआत हुई है, चिंता ना करो। और उस वीडियो से आपको एक मोटिवेशन मिलेगी। जो कई लोग बहाना पकड़ के बैठे रहते हैं ना, आप उस वीडियो को देखिए, मजा आएगा आपको। ठीक है, बिल्कुल आपके घर की भी आने की अब तैयारी कर लो, है ना। ठीक है, चलो आ जाओ, करते हैं शुभारंभ। क्वेश्चन नंबर 156 से हमें आगे बढ़ना है ना। आपको मैं बता चुका था कि 11 से लेकर 15 तक आपकी छुट्टी रहेगी। तो हमारे पास आज 8 तारीख हो चुकी है, 9 और 10, 3 दिनों के अंदर हमें इस चैप्टर को खत्म करना है, जो कि आसानी से हो जाएगा क्योंकि 150 प्लस क्वेश्चंस पे हम पहुंच चुके हैं। 200 क्वेश्चंस तक पहुंचना है तो आराम से चीजें अपनी हो जाएंगी, है ना। ओके, चलो बहुत अच्छी बात है। जरूर आएंगे, जरूर आपके घर भी आएंगे और दूसरे राज्यों में भी आएंगे, चिंता ना करो। सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, जहां बुलाओगे वहां आएंगे। हम्म, अच्छा, जॉब लगने के बाद कंफर्म 100%। ठीक है, चलिए आ जाइए, फुल स्क्रीन करिए और यहां पर अब जरा आप ध्यान दीजिए। आपसे कहा गया है ओ वृत्त वाले, ओ केंद्र वाले, फुल स्क्रीन करिए और आप कमेंट बंद करिए। ओ केंद्र वाले वृत्त की जीवा ए बी वृत्त को ए पर स्पर्श रेखा के साथ कोण थीटा को अंतरित करती है, तो ए बी ओ की माप क्या होगी? डायग्राम बनाने में ही अपने को मेन मेहनत लगनी है, तो आइए डायग्राम बनाते हैं। ओ केंद्र वाले वृत्त की जीवा ए बी वृत्त को ए पर स्पर्श करती है, ठीक है। जीवा ए बी वृत्त को ए पर स्पर्श रेखा के साथ कोण थीटा को अंतरित करती है।
देखिए, एक आपको जीवा बनानी है और एक स्पर्श रेखा भी बनानी है। तो लेट से ये मैंने बना ली एक जीवा, है ना, ये एक जीवा बना ली, और ऐसे ही हमें एक स्पर्श रेखा को भी गुजार देना है। तो ये हो गई आपकी एक स्पर्श रेखा, है ना, ये स्पर्श रेखा हो गई। और यहां कहीं पे इसका केंद्र होगा, तो ये इसका केंद्र हो गया वृत्त का। थीटा कोण अंतरित करती है, ए बी ओ का मान बताना है। ये ए है, ये बी है, और ये आपका क्या है, ओ है। ओके है, तो बोलो आंसर क्या होगा जल्दी से। हाँ, अच्छा, ए पे स्पर्श, ए पर स्पर्श कर रही है यार। ओके, एक मिनट, गलत डायग्राम। ए पर स्पर्श कर रही है, अगर हम ए को इधर नाम दे रहे हैं तो ए से टच करवाना पड़ेगा ना, ए से जाएगी ये, ए पे स्पर्श कराएंगे, या फिर हम नाम बदल सकते थे, लेकिन ठीक है, ए पर स्पर्श करेगी। तो यही हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी, ये हो गया आपका केंद्र, और ये हो गया इसका नाम कितना, ओ, है ना। तो ए बी ओ यानी आपको ये वाला, क्योंकि उससे तो फिर क्या हो जाता कि 90 डिग्री आंसर आ जाता, तो आपको ये वाला कोण बताना है कि ये वाला कोण कितने अंश का होगा। बोलिए भैया। ठीक है, चलो समझे। बिल्कुल, देखिए, आपको एक बात पता है कि ये है केंद्र, और ये केंद्र से परिधि, है ना, सेंटर से सरकमफेरेंस क्या होगी, त्रिज्या, यानी ये दोनों क्या हो जाएगी, रेडियस। और अगर दो साइड्स, दो भुजाएं बराबर हैं, तो दोनों एंगल्स भी बराबर होंगे, है ना। अब आप ऐसे समझिए, ऑप्शंस को देखकर आपको वैसे समझ में आएगा। आप एक बात बताइए कि अगर जब भी सेंटर से हम स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट को टच करते हैं, तो ऑलवेज 90 डिग्री का एंगल बनता है, हमेशा 90 अंश का कोण बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। अब आपको क्या करना पड़ेगा कि इधर वाले एंगल को, मान लीजिए कि इधर वाला एंगल थीटा है, तो अंदर वाला पूरा एंगल 90 है, तो अंदर वाला एंगल क्या होगा, अंदर वाला होगा 90 माइनस थीटा। अगर पूरा 90 डिग्री है, उसमें से एक थीटा हटा दें, तो अंदर वाला क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। और आपको पता है कि दो एंगल्स हमेशा इक्वल होंगे, तो अगर ये 90 माइनस थीटा है, तो ये वाला भी क्या होगा, ये वाला भी 90 माइनस थीटा होगा। बी आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा, ऑप्शन बी इज द आंसर। बोलिए, बात समझ में आई। ठीक है, सर्कल है, एक कॉर्ड है, जीवा है, और उसी के एक पॉइंट ए से स्पर्श रेखा टेंजेंट है। तो आपको ये एंगल बताना है, पूरा 90 डिग्री होता है, अगर इसको थीटा माने तो अंदर हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो ये दोनों क्या होंगे, सेम, 90 माइनस थीटा, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 असंरेख बिंदुओं से कितने वृत्त बनाए जा सकते हैं। देखो, मतलब 3 ऐसे आपके पॉइंट्स है जो कोलिनियर है, मतलब अलग अलग है। मान लो एक यहां है, एक यहां है, एक यहां है ना। 3 अलग अलग बिंदु हैं। सररेखीय, लीनियर मतलब क्या होता है, जो एक ही लाइन पे हो, और असंरेखीय मतलब कहीं भी हो, अलग अलग हो, है ना। तो आप इनसे कितने वृत्त बना सकते हो, तो जब आप इन तीनों को कनेक्ट करोगे तो एक ट्राइंगल बनेगा, और इनसे आप एक सर्कल ही बना सकते हो। ओनली वन सर्कल कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग 3 पॉइंट्स। ठीक है, हाँ। अच्छा, आप में से अगर कोई भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो नए हैं, या ऑफर में आपने नया कोर्स लिया है, तो मेरा सजेशन है आप इस चैप्टर को शुरू से पढ़ें, है ना। तो आप पहले कोई भी चैप्टर से आप शुरू करो, सब समझ में आएगा, लेकिन क्लास 1 से कंटिन्यू करो। डायरेक्ट आप लाइव या बीच में से मत कंटिन्यू करो, दिक्कत आएगी, है ना। कोई भी चैप्टर पकड़ लो, उसको शुरुआत से पढ़ते हुए आप लाइव तक आ जाना, समझ में आ जाएगा, लेकिन बीच में से मत पढ़िए, आपको बहुत दिक्कत आएगी, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि ये क्लास नंबर 23 चल रही है। आप सोचिए कितना पढ़ाया होगा अभी तक, 23rd नंबर का लेक्चर है ये।
हम्म हम्म दूर दूर आप कहीं भी ले लो, कैसे भी आप पॉइंट ले लो, जब आप कनेक्ट करोगे तो एक सर्कल ही बनेगा। आपकी मर्जी आए, कहीं ले लो, यहां ले लो, आप जब इनको मिलाओगे तो एक ट्राइंगल ही बनेगा और एक ही सर्कल बनेगा। आप पॉइंट चाहे जहां ले लेना, है ना। दो सर्कल हैं जो एक दूसरे को अंदर की ओर टच करते हैं, स्पर्श करते हैं। छोटे वृत्त की त्रिज्या 6 है, दोनों के बीच की दूरी 3 है। बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? देखिए, ये एक आपका बड़ा सर्कल हो गया, इसके अंदर एक छोटा सर्कल बनेगा कुछ इस प्रकार का, ठीक है। अब आप ऐसे समझ लो, आपसे कहा है कि छोटे वृत्त की त्रिज्या 6 है ना। मतलब ये जो छोटा सर्कल है इसकी रेडियस कितनी है? इसकी रेडियस आपको दी हुई है 6। और दोनों वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी, मान लीजिए इसका सेंटर हम यहीं ले लेते हैं, तो दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 3 है। इसका बड़े वाले का सेंटर यहां है और यहां से यहां तक की डिस्टेंस 3 है, जबकि छोटे वाले की रेडियस कितनी है? यहां से यहां तक 6 है। तो बड़े वाले की रेडियस कितनी हो जाएगी? बड़े वाले की रेडियस हो जाएगी 3 + 6 यानी 9। बड़े वाले सर्कल की रेडियस कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। यह आपका आंसर है। हाँ, ओके है भाई, क्लियर, कोनो दिक्कत परेशानी है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखेंगे। एक चक्रीय चतुर्भुज है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, एबीसीडी। एंगल बीसीडी 120 डिग्री है और एबी वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है, तो एडीबी क्या होगी? देखिए, ये आपका एक सर्कल हो गया, एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है और उसमें एबी सेंटर से होकर गुजर रहा है। सो ये हो गया आपका एबी, है ना। इसको हमने ले लिया सेंटर से, तो ये ए है, ये बी है ना। कहीं भी ले लो आप। इसके बाद ये मान लीजिए सी है और ये मान लीजिए डी है और ये आपने वापस मिला दिया और ये सेंटर है ना। एबीसीडी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। बीसीडी यानी ये वाला जो एंगल है ये कितना है? 120 है। तो आपसे बोला है एडीबी बताइए। एडीबी यानी ए से लेकर डी तक, डी से लेकर बी तक, ये वाला एंगल बताना है कितना होगा। तो मुझे जहां तक लगता है आपको याद होगा कि आपको पता है कि एक जो व्यास होता है, एक डायमीटर होता है, ठीक है, व्यास हमेशा समकोण बनाता है। उन्होंने पहले ही बोल दिया सेंटर से होकर गुजर रही है, यानी ये डायमीटर है और डायमीटर ऑलवेज 90 डिग्री बनाता है। तो कुछ करने लायक ही नहीं था, 90 डिग्री इज द आंसर। 90 अंश आपका आंसर है। बोलिए, क्लियर है क्या? सिंपल बात थी, कोई दम नहीं था। इसको देखिए, ठीक है। विवेक सपोर्ट टीम को मेल कर दो, सब है ऐप में, कोई दिक्कत है नहीं वैसे। चलिए, यदि एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी हो, देखो इन्होंने पहले ही बोल दिया कि एक आइसोसेलिस ट्राइंगल है।
समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं कैसी होंगी, बराबर होंगी, टू साइड्स इक्वल होंगी, तो हम इन दोनों को हमेशा इक्वल ले लेते हैं, है ना। एडी बीसी को डी पर मिलाने वाली विषम भुजा की माध्यिका है। ओके, कुल मिलाकर हमें एक माध्यिका खींचनी है जिसका नाम क्या रखा गया, जिसका नाम रखा गया एडी, है ना। ये हो गई अपनी एक क्या, माध्यिका। इसको मैंने यहां पर मिला दिया और इसका नामकरण कर दिया, ये हो गई, है ना। आगे बोल रहे हैं डीपी। डीपी एंगल एडीबी का कोण द्विभाजक है। एडीबी, एडीबी। अब आप एक बात समझिए, एक तो समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब यहां पे डेफिनेटली 90 डिग्री बनेगा, है ना। 90 डिग्री बनता है, वैसे आपको पता है। और अगर इसका एक कोण विभाजक है, यानी एंगल बाइसेक्टर है, तो ये इस कोण को दो बराबर भागों में बांटेगा, है ना। तो ये हमने ले लिया कि भैया ये हो गया इसका एंगल बाइसेक्टर। और ऐसे ही पी क्यू, है ना, एसी के क्यू पर मिलने वाली बीसी के समानांतर खींची जाती है, तो पीडी क्यू का मान क्या होगा, पी से लेकर क्यू तक एसी के क्यू पर मिलने वाली बीसी के पैरेलल। अच्छा जी, देखो यहां पे एक पैरेलल, इसके पैरेलल एक लाइन खींची जा रही है ना। और आपको फिर एक चीज और है, ये आपकी जो लाइन है इसको ये नाम दे रहे हैं पी क्यू। ये पी हो गया और ये एसी को क्यू पर टच करती है जो इसके पैरेलल है ना, एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। और बस तो आपको बोला है पीडी क्यू बताइए, तो अगर पीडी क्यू बताते हैं यानी इसको इससे आपको मिलाना पड़ेगा, तो ये अपने आप में एक ट्राइंगल बन जाएगा। और आपको ये वाला एंगल बताना है कि ये वाला पूरा एंगल क्या बनेगा। बात समझ आ रही है? यस, कुछ लोगों ने करेक्ट आंसर दे भी दिया है, वेरी नाइस। करेक्ट। देखो यहां पे क्या होगा, हम अगर चाहें तो एक आपका ट्राइंगल है पीडी, इसको कुछ नाम दे देते हैं, कुछ इन्होंने नाम तो नहीं दिया है, इसको हम नाम दे देते हैं ओ। तो एक नाम हो गया आपका पीओडी और एक नाम हो गया आपका क्यूओडी। ये दोनों ट्राइंगल्स पता है क्या होंगे, ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर होंगे, है ना। बहुत सारी प्रॉपर्टीज है इनके सिमिलर होने की। पहला तो ये है कि ये यहां से मिड पॉइंट में आएगा, मतलब ये दोनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल हो जाएगी। ये दोनों यहां पे 90 डिग्री होंगे और बीच वाली साइड दोनों में कॉमन होने के कारण तो दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर यानी समरूप प्रूव किए जा सकते हैं। इतनी बात ठीक है। अब आपको पता है कि ये इसका एंगल बाइसेक्टर है और ये अपने आप में 90 डिग्री है, तो अगर इधर 45 डिग्री है तो इधर भी 45 डिग्री होगा, तो ये पूरा एंगल कितना बनेगा, पूरा एंगल 90 डिग्री बनेगा। बी आपके क्वेश्चन का आंसर है। बी इज द आंसर। आया समझ में, है ना। ये दोनों सिमिलर होंगे तो हर चीज सेम होगी, क्योंकि दो साइड सेम हो चुकी है, एक एक एंगल सेम हो चुके हैं और बीच वाली जो साइड है भुजा है वो कॉमन है दोनों में, तो सेम हो गया। तो आपने दोनों को सिमिलर प्रूफ किया। ये एंगल बाइसेक्टर था, ये लिखा हुआ है कोण द्विभाजक, एंगल बाइसेक्टर था ये 90 को 45 में बांटा था, इधर 45 उधर 45, तो दोनों 45 यानी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये आंसर है आपका। नेक्स्ट, ठीक है जी। चलिए आगे देखिए। AB किसी वृत्त का व्यास है ना। AB जो है किसी वृत्त का व्यास है,
तो व्यास है, डायमीटर है, यानी वो एकदम सेंटर से होकर गुजरेगा, तो ये हमने ए बी बना दिया, है ना। ये सेंटर हो गया, ये ए है, ये बी है ना। आगे बोल रहे हैं जिसका केंद्र ओ है, वृत्त की जीवा सी डी है, यदि बी ओ सी 120 डिग्री हो तो एडीसी का मान बताइए। अब हम देखिए सीडी चाहे कैसे भी बना सकते हैं, जीवा तो कैसे भी बन सकती है, एकदम स्ट्रेट ना लेके चलो ए से ले लेते हैं, है ना। और इसको क्या नाम दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं सीडी। ये क्या है, एक कॉर्ड है, एक जीवा है, कैसे भी अपन बना सकते हैं, है ना। इन्होंने बोला कि बी ओ सी, बी से लेकर ओ तक, ओ से लेकर सी तक, यानी ये वाला एंगल कितना है, ये वाला एंगल आपको गिवन है 120, ठीक है। तो आपसे बोला है एडीसी का मान बताइए, एडीसी का मान बताइए, ये वाला एंगल आपको बताना है। एक बात बताओ, ये पूरा 180 डिग्री होता है, अगर इधर 120 है तो इधर 60 होगा। और हमने एक रूल पढ़ा था, इसको ध्यान से देखना, आपको एक चीज याद आएगी, है ना। सेंटर पर बनने वाला एंगल सरकमफेरेंस पर बनने वाले एंगल का ऑलवेज डबल होता है ना। सेंटर पर बनने वाला एंगल सरकमफेरेंस, परिधि पर बनने वाले का डबल होता है। अगर यहां 60 बन रहा है, इसका मतलब यहां बन रहा होगा 30, बी आपका आंसर है 30 डिग्री। एकदम आसान, लड्डू सवाल, चुन्नू मुन्नू सवाल, हाँ या ना। यस, सिंपल भाई, ये 120 है तो ये 60 होगा, ये 60 है तो ये 30 होगा, 30 आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए, हाँ जी हुआ। नहीं, ऑल्टरनेट से राजवीर इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमें कैसे पता कि दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, दोनों लाइन से एक दूसरे के पैरेलल है, ऐसा कहीं नहीं बोला है, तो हम ऐसा मन से नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए। बड़े वृत्त की दो जीवाएं हैं, एक बड़ा सर्कल है जिसकी दो कॉर्ड्स हैं ए बी और ए सी। छोटे वृत्त को जिसका केंद्र समान है, एक्स और वाई पर स्पर्श करती है, तो एक्स और वाई क्या है। देखिए, एक पहले लेते हैं बड़ा सा सर्कल, तो ये हो गया। इसके अंदर दो कॉर्ड्स होंगी, दो जीवाएं होंगी, तो एक ही जगह से ले लेते हैं। एक हो गई आपकी ए बी और एक हो जाएगी आपकी ए सी। ठीक है, एक ही हो गई। एक का नाम हो गया आपका ए बी और एक का नाम हो गया आपका ए सी, है ना। ये दो आपकी कॉर्ड्स हो गई, दो जीवाएं हैं। छोटे वृत्त को जिसका केंद्र समान है, एक्स और वाई पर स्पर्श करती है। ओके, इसके अंदर एक सर्कल बनेगा, ठीक है, कुछ इस प्रकार का इसके अंदर एक सर्कल बन रहा है जिसको वो टच कर रही है ना। तो एक ने टच करा एक्स पर और एक ने टच कर दिया किस पे, वाई पर।
तो आपसे पूछा है एक्स और वाई की लेंथ क्या होगी, ये क्या होगा आपको बताना है ना। केंद्र समान है एसी, छोटे वृत्त को जिसका केंद्र समान है एक्स और वाई पर टच करती है। अच्छा, थोड़ा सा मुझे डायग्राम और प्रॉपर बनाना पड़ेगा। ये एक्चुअली ऐसा हो रहा है कि इसके सेंटर पर मिलेंगे ये, है ना, दोनों का सेंटर सेम रहेगा, तो थोड़ा सा सेंटर को सेम करते हैं पहले। है ना, मान लीजिए सेंटर जो है, अब अपन ले सकते हैं सेंटर यहां पर है और ये इस प्रकार से यहां पर ये मिल जाएंगे। चलो थोड़ा सा आप काम चला लेना, इसको एक्स कहेंगे और इसको हम वाई कहेंगे, और ये जो लाइन है ये इनके सेंटर पर है ना। तो देखो बात बड़ी स्पष्ट हो जाती है। आपसे बोला है एक्स वाई की वैल्यू बताना है, तो लगे हाथ हम बी और सी को भी मिला ही देते हैं, है ना, इनको भी मिला देते हैं। अब क्या हो रहा है, अगर ये दोनों सर्कल्स का सेंटर है, मिड पॉइंट है, तो पता है ये क्या होगा, ये भी मिड पॉइंट हो जाएंगे, ये दोनों भुजाओं को हाफ हाफ डिवाइड कर देगा। अगर सेंटर से आप लाइन खींचोगे तो वो दोनों जगह भी सेंटर पर यानी मध्य में ही टच होगी, ये एकदम कंफर्म है ना। तो ये आपका ओ हो जाएगा। अब आपसे पूछा है एक्स वाई, तो ये एक प्रकार से दो मिड पॉइंट हो गए, और मैंने आपको सिखाया था कि किसी भी ट्राइंगल में अगर एक्स और वाई या पी या क्यू मिड पॉइंट हो और ये आपका ए बी सी हो, तो अगर आपको इसकी लेंथ निकालनी है, एक्स वाई निकालनी है, तो वो सामने वाली लेंथ का हाफ होते हैं, बीसी का हाफ होंगे। अगर मिड पॉइंट है तो आपका आंसर आ जाएगा हाफ ऑफ बीसी, बीसी का आधा। यस, कोसेंट्रिक होंगे, दोनों का सेंटर सेम है ना। तो जब आप इसको मिलाओगे तो ये इसको मध्य में टच करेगा, ये तो ये इनको हाफ हाफ डिवाइड करेगा, है ना। तो अगर ये आपका एक प्रकार का ट्राइंगल हो गया ना, देखो एबीसी एक ट्राइंगल हो गया, ये मध्य रेखा हो गई, तो ये सामने वाली रेखा की क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, हाफ ऑफ बीसी, बीसी का आधा, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट, पढ़ो भैया ध्यान से इसको। ठीक है, देखिए एबीसी किसी वृत्त में अंकित समद्विबाहु त्रिकोण है ना। एबीसी किसी वृत्त के अंदर है, तो पहले बनाएंगे एक सर्कल कुछ इस प्रकार का, इसके अंदर बनाएंगे एक समद्विबाहु त्रिभुज कुछ इस प्रकार का, ठीक है। इसको नाम भी दे देते हैं अपन लोग, देखते जाना आप डायग्राम को। इसका नाम हो गया ए, इसका नाम हो गया बी, इसका नाम हो गया सी, है ना। ये एक आपका समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। सो लेट से कि ये दोनों भुजाएं कैसी हैं, ये दोनों भुजाएं एक दूसरे के बराबर है। बोला भी है कि ए बी और ए सी क्या है, बराबर है, और दोनों की वैल्यू 12√5 है, यानी ये भी 12√5 है, ये भी 12√5 है, और बीसी 24 है। बीसी क्या है, 24 है। अच्छी बात है। तो रेडियस आपको बतानी है, इस सर्कल की त्रिज्या क्या होगी ये आपको बतानी है। चलो अब एक छोटी सी बात देखिए, आपको वृत्त की त्रिज्या बतानी है यानी कैपिटल आर बताना है। तो इसका एक तरीका तो यह होता है कि आप तीनों भुजाओं का गुणा करके 4 मल्टीप्लाई बाय एरिया, 4 गुणा क्षेत्रफल का भाग दे दो, तो आपको मिल जाएगा। लेकिन आपका इसमें काफी टाइम लग जाएगा,
है ना, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज्यादा पड़ेगा। पहले तो आपको इसका एरिया निकालना है, तो एस माइनस ए एस माइनस बी का होल स्क्वायर उससे करोगे, फिर तीनों भुजाओं का गुणा करोगे, तो काफी टाइम लग जाएगा। तो हम इसमें थोड़ा सा दूसरा काम करते हैं। देखिए, हम समद्विबाहु त्रिभुज में क्या खींचते हैं, एक माध्यिका खींच लेते हैं। ठीक है, क्या खींच लेते हैं, एक माध्यिका यानी मीडियन। और आपको पता है कि मीडियन माध्यिका इसमें बराबर तो बांटती ही है, लेकिन माध्यिका इसमें हमेशा कोण अर्धक लंब का भी काम करती है, यानी 90 डिग्री का भी काम करती है। तो ये अपने आप में दो समकोण त्रिभुज में बढ़ जाएगी, है ना। इस 24 को जैसे यहां पे ये है, अगर मान लीजिए कि मैं इसको थोड़ा सा हटा दूं, इस 24 को हटा देते हैं यहां से, ठीक है। देखिए, यहां से हमने माध्यिका खींची, तो ये माध्यिका क्या करेगी, इसको दो भागों में बांटेगी। ये क्लियर है, दो भागों में बांटेगी। पूरे की लंबाई 24 है, इसका नाम डी दे देते हैं, तो ये भी 12, ये भी 12 हो जाएगा, है ना। और यहां कहीं पे इसका सेंटर होगा। अब मैं आपसे पूछूंगा, अच्छा ये अपने आप में दो राइट एंगल ट्राइंगल हो गए, दो समकोण त्रिभुज होंगे। माध्यिका जो है वो वहां पे लंब का भी काम करती है, अगर समद्विबाहु त्रिभुज है तो। क्लियर है बात, ठीक। अब आगे सुनिए, आपसे अगर मैं पूछूं कि बताइए यहां पे एडी क्या होगा, आप ले लीजिए ट्राइंगल एबीडी, ट्राइंगल एबीडी ले लो और इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, तो क्या हो जाएगा, आपको कर्ण पता है, आधार पता है, लंब नहीं पता है। तो एडी का स्क्वायर इज इक्वल टू, आप ले लोगे एबी का स्क्वायर माइनस बीडी का स्क्वायर। मैं पाइथागोरस प्रमेय लगा रहा हूं, कुछ भी अलग नहीं कर रहा हूं। तो एबी का स्क्वायर मतलब 12√5 का होल स्क्वायर, बीडी का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 144 इंटू 5, 12 का स्क्वायर और √5 का स्क्वायर, तो 144 का 5 गुना कितना हो जाएगा, 720 हो जाएगा। 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। 10 में से 4 जाएगा, 11 में से 4 जाएगा, है ना। और इधर आपका 6 में से ये, तो ये 576 आ जाएगा। ठीक है, 6 में से 1 चला जाएगा, यही आएगा। तो आपको पता चल गया कि एडी की वैल्यू कितनी है, 576 है। और 576 किसका स्क्वायर होता है, 24 का। तो हमें पता चल गया कि ए से लेकर डी तक की जो वैल्यू है वो कितनी है, 576, है ना। तो सॉरी 576 बोल रहा हूं, 24 है। एक बात यहां पे खत्म हो गई। अब आगे सुनिए, अब हम क्या कर सकते हैं, अगर मान लीजिए ये केंद्र है और इसको मैं इससे मिला दूं, इसको अगर मैं इससे मिला दूं, तो ये क्या हो जाएगी, ये एक प्रकार की त्रिज्या ही तो हो जाएगी, जिसको हम यहां पे कैपिटल आर से दिखाएंगे क्योंकि बाहर वृत्त बना है। तो ये त्रिज्या मुझे पता करनी है ना। अब आप देखो, ये अपने आप में फिर से एक राइट एंगल ट्राइंगल है। आपको पता है एडी की लेंथ 24 है ना। तो मान लो कि ऊपर अगर हमें दिया हुआ है x, पूरा 24 है। अगर मैं यहां से यहां तक को x मानूं, तो यहां से यहां तक को क्या मानूंगा, 24 माइनस एक्स, है ना। तो अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में देखना, नीचे दिया हुआ है 12, इधर दिया हुआ है 24 माइनस एक्स, और यहां पे पता लगाना है r क्या होगा, इससे अपने को आंसर मिलेगा। ठीक है, तो r का स्क्वायर इज इक्वल टू 24 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, है ना। तो r का स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये 48x आ जाएगा प्लस 144 आ जाएगा, है ना। और क्या कर पाओगे आप, अगर आप यहां पे देखोगे तो ये आपका बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस का हो जाएगा 48x, और 576 और 144 जुड़ जाएंगे, तो 6 4 10, 7 4 11, 12 का 2 कैरी 1, 5 6 और 1 7, ये आपका 720 आ जाएगा। कुछ इस प्रकार की स्थिति बनेगी क्या, बोलो हाँ या ना। हाँ करेक्ट, ठीक है। लेकिन एक छोटा सा काम और कर सकते थे यार हम। एक मिनट, एक बार मुझे पूरा थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, एक सेकंड रुकिए।
देखिए पूरा रिवर्स ले जाना पड़ेगा, हमने एक नाम गलत दे दिया। देखो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक चीज समझे दिक्कत कहां हुई। यहां से यहां तक भी आर है और यहां से यहां तक भी तो आर ही तो है, ये दोनों एक प्रकार से बराबर ही तो है। तो अगर ये आर है तो ये भी आर है, ये पूरा 24 है, तो यहां से यहां तक कितना होगा, ये होगा 24 माइनस आर। क्या होगा, 24 माइनस आर। ठीक है, अब सही आएगा अपना आंसर। तो अब हम लेते हैं इस ट्राइंगल को वापस से, ये आर है, ये 24 माइनस आर है, और ये आपका कितना है, 12 है। तो आर का स्क्वायर 24 माइनस आर का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो आर का स्क्वायर 24 का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर माइनस 48 आर, है ना। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस 144, है ना। अब यहां एक अच्छी चीज पता है क्या होगी, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 48 आर इधर आ जाएगा और ये दोनों प्लस होके कितना बनेंगे, 720 बनेंगे। तो 720 को हम 48 से डिवाइड कर देंगे, तो 12 चौक 12 और 60 कैंसिल होके 15 आंसर आएगा। इसकी रेडियस कितनी होगी, 15, ये आंसर आएगा एकदम सही वाला। आया समझ में। फिफ्टीन इसका करेक्ट आंसर होगा। वन बाई टू बेस इंटू हाइट कर सकते हो, आ जाएगा उससे भी एरिया। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। नहीं, 2:1 काम नहीं करेगा वहां पे। पी क्यू आर ए एक आयत है ना। पी क्यू आर एक आयत है जहां पे ए से लेकर पी तक 22, पी से लेकर क्यू तक 8। ट्राइंगल एबीसी एक त्रिभुज है जिसके शीर्ष पी क्यू आर ए की भुजाओं पर इस तरह से मिलते हैं कि बी क्यू 2 है, क्यूसी 16 है। ए बी और बी सी भुजाओं के मध्य बिंदुओं पर मिलने वाली रेखा की लंबाई क्या होगी। इसका डायग्राम आपको थोड़ा अजीब टाइप का मिलेगा, मैं बना के आपको बताता हूं। ठीक है, आपसे क्या बोला गया है, ए, ठीक है, या पी से ले लो, यहां से ले लो, पी क्यू आर और ए, ये एक आयत हो गया जहां पे ए से लेकर पी तक कितना है, ये आपका पूरा 22 है। पी से लेकर क्यू तक कितना है, ये आपका 8 है। और ट्राइंगल एबीसी ऐसे हैं जिसके शीर्ष पी क्यू आर ए की भुजाओं पर इस तरह से मिलते हैं कि बी से लेकर क्यू तक, है ना, बी से लेकर क्यू तक 2 सेंटीमीटर और क्यू से लेकर सी तक 16 सेंटीमीटर। ठीक है, और ए बी और बी सी भुजाओं के मध्य बिंदु पर मिलने वाली रेखा की लंबाई क्या होगी। ठीक है, अब देखो इसका हम जो डायग्राम बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे। ट्राइंगल हमें एबीसी लेना है, यानी ए तो आना ही आना है। इसको याद रखना कि ये कितना है, 8 है ना। हमें इसको ऐसे लेना पड़ेगा कि यहां से इसको मिलाएंगे। ठीक है, क्यों मिलाएंगे, ताकि बी से लेकर क्यू तक हमें पता चले। तो बी से लेकर क्यू तक इसको नाम देंगे हम बी, इसको नाम देंगे क्यू, है तो है ही। तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 2 है, जबकि ये कंप्लीट कितना है, 8 है। और एक हमें क्यू से लेकर सी तक लेना पड़ेगा, क्यू से लेकर सी लेना पड़ेगा। ये टोटल 22 है, तो समवेयर यहां पे ले लेंगे हम, है ना, यहां सी आ जाएगा और इसको और मिला देंगे, इसको और इससे मिला देंगे।
ठीक है, और इसको अब इससे मिला देंगे तो ये आपका एक ट्राइंगल एबीसी बन गया। बताओ, ठीक है। अब आपको पता है कि ये कंप्लीट कितना है, 22 है, और ये कंप्लीट कितना है, 16 है। तो मुझे एक बात ये बताओ, अगर ये कंप्लीट 8 है तो ये भी कितना होगा, ये भी 8 होगा। ये पूरा 22 है, उसमें से 16 गया, 22 में से 16 गया तो आपके पास 6 बचेगा, यानी आर से लेकर सी तक कितना होगा। और आपको एक बात और पता है कि जो आपका रेक्टेंगल होता है उसमें हमेशा 90 डिग्री बनता है ना, हमेशा 90 अंश का कोण बनता है। तो आपको तुरंत याद आना चाहिए कि सर 6, 8 और 10 तो क्या होते हैं, ट्रिपलेट होते हैं, है ना। तो अगर 6 आया है, 8 आया है, इसका मतलब ए से लेकर सी तक की वैल्यू कितनी आएगी, 10 आएगी। अब इन्होंने एक बात और कही कि ए बी का मध्य बिंदु, ए बी का मिड पॉइंट मान लीजिए यहां कहीं पे आ गया, और बीसी का मिड पॉइंट, बीसी का मिड पॉइंट यहां कहीं पे आ गया, और अगर इन दोनों को मिला देते हैं तो आपको पता है इसका नाम इन्होंने कुछ दिया है क्या, कुछ नहीं दिया है, तो हम अपने मन से इसका नाम दे देते हैं एक्स वाई, है ना। तो अगर जब भी मिड पॉइंट को हम मिलाते हैं तो वो सामने वाली साइड का हाफ होता है, जो अभी हमने क्वेश्चन किया भी था। तो एक्स वाई की वैल्यू उसकी ऑपोजिट साइड 10 का हाफ होगा, यानी आपके क्वेश्चन का आंसर कितना था, ओनली 5 था। आया? हाँ, बोलो भाई, कुछ समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, मिड पॉइंट सुनते ही अपोजिट साइड का हाफ, ये 22, तो ये 22 में से 16 गया 6, ये 8 है तो ये 10, ये 10 है तो हाफ उसका क्या हो जाएगा, 5। बस इतना ही था। हाँ, ठीक है। ठीक है, नींद के झटके लग रहे हैं, क्या करना चाहिए? ऐसे स्थिति में शास्त्रों में लिखा है कि नींद ले लेना चाहिए, उसमें ज्यादा भला है। देखो, अगर आपको एसएससी सीजीएल या ऐसा कोई बड़ा एग्जाम ना देना हो तो अब आप इसके आगे ना भी पढ़े तो चलेगा, है ना। जो छोटे मोटे एग्जाम होते हैं ना, पटवारी हो गया, एसआई हो गया, कांस्टेबल हो गया, सीएचएसएल हो गया, इसके अलावा आप रेलवे हो गया, इनके लायक ऑलमोस्ट आप डबल पढ़ चुके हो। तो अगर आपको अपने जीवन में कोई बड़ा एग्जाम नहीं देना है, या आपको कोई ऐसा मन है कि सर मुझे ज्यादा नहीं पढ़ना, मेरे दिमाग की कैपेसिटी कम है, या मैं ज्यादा नहीं पढ़ना चाहता हूं, तो आप अब रुक सकते हैं। अपने दिमाग के साथ जबरदस्ती ना भी करें तो चलेगा, है ना। क्योंकि मैथ्स फाउंडेशन आपको पता है कि हाई लेवल बैच है, क्वांटिटी बेस्ड बैच है, इसमें प्रश्नों की संख्या ज्यादा होगी, क्वेश्चंस का लेवल ज्यादा होगा, क्योंकि हर एग्जाम को कवर करना है। लेकिन आपका एक टारगेट बड़ा एग्जाम नहीं है, या आपको ज्यादा सीखने का मन नहीं है, तो आप रुक सकते हैं, ये बहुत ज्यादा हो चुका है ऑलरेडी, है ना। तो जैसे राजेंद्र साहू को नींद के झटके आ रहे हैं, तो आपको नींद लेने में भला है, बजाय यहां माथा पचाने से। ठीक है। हम्म, ठीक है। देखो, दो समान बराबर वृत्त एक दूसरे को इस तरह काटते हैं कि उनके केंद्र में और जिस बिंदु पर वे काटते हैं वहां 1 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग बन जाता है। वह भाग जो दोनों वृत्तों में सर्वनिष्ठ है उसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखो, एक सर्कल ये हो गया, है ना, और इसी की फोटोकॉपी कर लें।
ये हो गया आपका दूसरा। चलो, ये दो सर्कल्स हो गए, है ना। जिस बिंदु पर वे काटते हैं, मान लीजिए इसका सेंटर यहां है, इसका सेंटर यहां है, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, फिर इसको इधर मिला दिया और इसको इधर मिला दिया। और इनका कहना है कि ये अपने आप में क्या बनेगा, ये अपने आप में एक स्क्वायर बनेगा, वर्ग बनेगा, जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी होगी, यानी चारों भुजाएं कैसी होंगी, बराबर होंगी, और हर भुजा अपने आप में क्या होगी, हर भुजा अपने आप में एक होगी। बात समझ आ रही है। वह भाग जो दोनों वृत्तों में सर्वनिष्ठ है उसका क्षेत्रफल क्या होगा, है ना। क्या हो रहा है, वह भाग जो दोनों वृत्तों में सर्वनिष्ठ है उसका क्षेत्रफल क्या होगा। आप इसको ऐसे समझो, जैसे ये एक वृत्त है, ये इसका सेंटर है, यहां से यहां तक इसने कवर कर लिया, तो ये इतना एरिया आ गया। ऐसे ही दूसरा वाला सर्कल है, उसका ये सेंटर है और इसने ये ले लिया, तो इसने ये भाग कवर कर लिया, है ना। तो आप सोचिए कि जब मैं दोनों को मिला दूंगा, है ना, ऐसा भाग जो दोनों में सर्वनिष्ठ है, यानी जब मैं दोनों वृत्तों को आपस में मिला दूंगा तो क्या स्थिति बनेगी, ये बताओ। समझ आ रही है बात। दोनों में आपका कॉमन निकलना चाहिए, तो इसको मैं ऐसे ले लेता हूं, है ना। या फिर इसको अपन थोड़ा सा दूर करें क्या, एक मिनट, डायग्राम को थोड़ा सा और बेटर बनाते हैं, ठीक है। इसको अपन ऐसा बनाते हैं, थोड़ा सा इधर लेते हैं, ठीक है, ऐसा चल जाएगा। क्योंकि इन्होंने ऐसा कुछ तो बोला नहीं, समान वृत्त एक दूसरे को इस तरह काटते हैं कि उनके केंद्र में और जिस बिंदु पर वे काटते हैं वहां से 1 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग बनता है, चलेगा। सेंटर को लेना जरूरी नहीं है, उससे गड़बड़ हो जाएगा। तो इसका सेंटर यहां है, इसका सेंटर यहां है, अब ये परफेक्ट बनेगा। तो इसको अगर इससे मिला दिया जाए, इसको इससे मिला दिया जाए, इसको इससे मिला दिया जाए और इसको इससे मिला दिया जाए, तो ये आपकी वर्ग की 4 भुजाएं बनेंगी, ठीक है। ये इधर गया, ये इधर गया, ये इधर और ये इधर, ये आपका अब एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी होगी, 1 होगी। अब डायग्राम सही है, पहले डायग्राम अपना गलत बन रहा था, है ना। अब ये सही है। तो आपसे बोला है ऐसे भाग के बारे में बताइए जो दोनों में कॉमन है, मतलब ये जो मैं शेड बना रहा हूं ना, आपको इसका एरिया बताना है। अब अपना डायग्राम सही है, इस शेडेड पार्ट का आपको एरिया बताना है, क्या होगा। अच्छा गौरव, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है भाई। ठीक है, हाँ, सेंटर पे लेना गलत हो जाएगा यहां पे, उससे डायग्राम ही अपना सेट नहीं होगा। अब सही है ये, है ना। चलो थोड़ा सा नामकरण करते हैं और शुरुआत करते हैं। इसको ए नाम दिया, इसको बी नाम दिया, इसको ओ नाम दिया, इसको ओ डैश नाम दिया। आपको पता है कि जब भी किसी सर्कल में हम इस प्रकार का हिस्सा लेते हैं, सो इसको बोलते हैं हम सेक्टर, है ना। इसको क्या बोलते हैं, सेक्टर। और सेक्टर का मतलब हिंदी में होता है त्रिज्यखंड। तो आप अगर देखोगे इस सर्कल के हिसाब से देखना, तो इसका सेक्टर क्या बनेगा, यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक, है ना। यहां से आप यहां तक जाओगे, फिर यहां से आप यहां तक आओगे और यहां से यहां तक आओगे, तो ये इसका सेक्टर होगा। क्या, केवल इस सर्कल को देखना, तो इसका सेक्टर ये वाला होगा। तो आप इसका अगर सेक्टर निकालना चाहते हो, त्रिज्यखंड निकालना चाहते हो, तो कैसे निकालोगे, आप निकालोगे पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री। ठीक इसी प्रकार दूसरा वाला जो है, अगर इसके हिसाब से देखोगे, है ना, वो भी मैं दिखा देता हूं। अगर इसके हिसाब से आप त्रिज्यखंड देखोगे, तो यहां तक, ये यहां तक और यहां तक, ये भी अपने आप में एक और सेक्टर बन रहा है, एक और त्रिज्यखंड बन रहा है। तो आपको इसका भी क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो इसका क्षेत्रफल भी कैसे निकलेगा, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन में 360 डिग्री। इतनी बात सबको समझ में आई। अब आपको इन्होंने पहले ही बोल दिया कि यहां पे ये क्या है, ये एक अपने आप में स्क्वायर है,
और स्क्वायर का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, ये आप जानते हो, है ना। तो देखो पाई मतलब हो गया आपका 22/7, या चलो इसको पाई रहने दो। आर स्क्वायर त्रिज्या, तो सेंटर से सरकमफेरेंस यानी त्रिज्या कितनी है, 1 है, और 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। तो ये आपका हो गया π/4, है ना। 1 का कोई मतलब है नहीं, ऊपर पाई बचा नीचे 4, तो ये सेक्टर जो है इसका एरिया आपको मिल गया π/4। ठीक इसी प्रकार यहां भी जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका एरिया भी क्या मिलेगा, π/4। लेकिन आपको केवल वो भाग बताना है जो दोनों में कॉमन है, यानी ये जो मैंने शेड बनाया ये, अब आप सोचिए इस प्रकार का स्क्वायर है, लेकिन वो हमसे केवल इस शेडेड पार्ट का एरिया पूछ रहे हैं। पर जब हमने सेक्टर का एरिया निकाला तो आपको ये वाला हिस्सा भी हमें मिल रहा है ना, ये वाला भी इसके अंदर अभी काउंट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहां पे π/4 और π/4 में से स्क्वायर का एरिया यानी वृत्त वर्ग का क्षेत्रफल, भुजा का वर्ग माइनस करेंगे। क्या हो रहा है, अभी ये जो मैं यहां पे डॉट डॉट बना रहा हूं ना, ये भी इसके अंदर काउंट हो रहा है ना। क्यों हो रहा है, फिर समझो भाई। आप मान लो कि आपको यहीं तक का पूछा था, लेकिन ये क्षेत्र भी तो आपके पास आ गया, तो इसको हटाना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, π/4 यानी 2π/4 माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। 2π/4 माइनस का 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, ये हो जाएगा π/2 - 1, π/2 - 1, और π/2 - 1 बी ऑप्शन है आपका। ये क्षेत्र होगा शेडेड जो आपको दिख रहा है। हाँ, बता दो, बात समझ में आई। ठीक है दिलीप, इंदौर आ जाना। प्राची आप कोई भी चैप्टर शुरू करिए, लेकिन क्लास 1 से देखिए। सभी जो भी नए लोग हैं क्लास 1 से देखिए, बीच में से मत देखिए, कुछ भी समझ नहीं आएगा। और क्लास 1 से कोई भी चैप्टर देखिए, पूरा पूरा समझ में आएगा। समझ में आया। बस ये इसको हटाने के लिए हमें स्क्वायर ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस करना पड़ा। अगला क्वेश्चन। बोलो भाई, क्लियर है, कोई दिक्कत। हाँ हाँ जी, कमेंट सबके दिख रहे हैं, चिंता ना करें। बोलो भाई फटाफट, क्या आंसर आएगा यहां पर। हम्म, अच्छा, एकदम ऑफलाइन का फील आता है।
देखिए आपसे कहा गया है एक ट्राइंगल है एबीसी, ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, और ए बी और ए सी पर डी और ई इस प्रकार हैं। एक डी होगा, एक आपके पास ई होगा, इस प्रकार हैं कि ये इन दोनों के समानांतर हैं। जैसे आपने देखा दोनों पैरेलल हैं, यानी बड़ा वाला ट्राइंगल और छोटा वाला ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर होगा, समरूप होगा। ए से लेकर डी तक का रेशो 4 है, डी से लेकर बी तक का रेशो कितना है, डी से लेकर बी तक का रेशो 5 है। सी डी और बी एफ एक दूसरे को काटते हैं, सी डी है ना, सी से लेकर डी तक और बी से लेकर ई तक एफ पर। देखिए सी से लेकर डी तक को मिला देते हैं, ये मिल गया, और यहां पर ई से लेकर बी तक को मिला देते हैं, ये हमने मिला दिया, और ये एक दूसरे को कहां काट रहे हैं, एफ पर काट रहे हैं। तो आपसे बोला है ट्राइंगल डी ई एफ और सी बी एफ, है ना, ट्राइंगल डी ई एफ और ट्राइंगल सी बी एफ का आपको रेशो बताना है क्या होगा। देखो आप एक बात समझो, ट्राइंगल एबीसी सिमिलर होगा ट्राइंगल ईडीई के, इसको हम पहले कई बार प्रूफ कर चुके हैं। तो इनकी भुजाएं समान अनुपात में होगी, तो एबी का रेशो और एडी का रेशो सेम होगा। एबी और एडी का रेशो क्या होगा, एबी और एसी का रेशो जो है, एबी और एडी का अनुपात बराबर होगा। भाई एक भुजा बड़े त्रिभुज की एबी है तो छोटे की ये है, तो ये पूरी भुजा कितनी है, 9 है, और ये भुजा कितनी है, 4 है ना। पूरी भुजा 9 है, 5 + 4, और ये कितनी है, 4। तो ये आपको मिल गया। अब जो अनुपात इन दोनों का है वही अनुपात इन दोनों का होगा, है ना। इसका मतलब अगर यहां बड़ी भुजा 9 के रेशो में है तो छोटी भुजा किस रेशो में होगी, 4 के रेशो में होगी, है ना। अगर ये 9 है तो ये कितनी होगी, 4 होगी। और ये दोनों ट्राइंगल भी एक दूसरे के सिमिलर होंगे, ये दोनों त्रिभुज भी एक दूसरे के समरूप होंगे। समरूपता यानी सिमिलरिटी में हमने इसको आराम से सीखा था। तो अगर इनकी हम कोई एक भुजा पकड़ लें, हम डी एफ की डीई एफ की हम भुजा पकड़ लेते हैं डी, तो इसकी भुजा कौन सी पकड़नी पड़ेगी, बीसी। अगर हमें इनके क्षेत्रफल का अनुपात बताना है तो भुजाओं का वर्ग करना पड़ेगा। तो 4 का वर्ग और 9 का वर्ग, 4 का वर्ग 16, 9 का वर्ग 81, ये इनके क्षेत्रफल का अनुपात है। बी आपका आंसर है। आया, इसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, शायद आप ठीक है, आसान है। बड़ा वाला ट्राइंगल और छोटे वाले का एक दूसरे के सिमिलरिटी प्रूव हो जाएगा। तो अगर ये 4 है, ये 5 है, तो पूरी लेंथ 9 और 4, तो 9:4। अगर इनमें 9 और 4 का अनुपात है तो इसमें भी 9 और 4 का अनुपात होगा। तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात बताना है तो 4 का वर्ग और 9 का वर्ग। क्षेत्रफल में, एरिया में आप स्क्वायर करते हो, ये आपको पता है। चलें आगे, नेक्स्ट देखिए। अच्छा ठीक है, दिख रहा है दिलीप, कमेंट दिख रहा है आपका। देखो, किसी समांतर चतुर्भुज की भुजाएं 8 और 4 हैं। समांतर समलंब चतुर्भुज ट्रिपेजियम 8 और 4 हो गया, है ना। और एम और एम विकर्ण है, तो ये हो गया इसका विकर्ण। एक विकर्ण ले लेते हैं, कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। एक विकर्ण ये हो जाएगा, दूसरा विकर्ण ये हो जाएगा, एक दूसरे को ये काटेंगे, है ना। और एम और एन ट्रेपेजियम के विकर्णों के मध्य बिंदु हैं। देखो, इस विकर्ण का मध्य बिंदु मान लीजिए यहां आएगा, इसका मध्य बिंदु डायगोनल का यहां आएगा, और आपसे एम से एन तक पूछा है। तो आपको याद होगा मैंने बताया था कि अगर विकर्णों के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर, पढ़ लेना चतुर्भुज में बताया था, अगर आपको एम एन निकालना है तो दोनों आमने सामने वाली भुजाओं के अंतर का आधा,
8 में से 4 गया 4, और 4 का आधा कितना होता है? 2 होता है। तो m से लेकर n तक की वैल्यू कितनी आएगी? 2। आपको मैंने जब समलंब चतुर्भुज बताया था तब मैंने सिखाया था कि अगर विकर्णों के मध्य बिंदुओं को मिलाते हैं तो हमेशा समानांतर भुजाएं जो पैरेलल लाइंस है उनका उनके अंतर का आधा, डिफरेंस का हाफ। 8 में से 4 गया 4, 4 का आधा कितना आ गया? 2। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट। हाँ, सोनू हो जाएगा मेंस एसएससी का। ठीक है भाई। नहीं दिलीप, ऑनलाइन से अच्छे से तैयारी करो, चिंता मत करो। त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो देखिए, ये एक आपका त्रिभुज एबीसी हो गया, ए बी, ठीक है, ये बी हो गया, ये सी हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज है। ए बी और ए सी बराबर है, एंगल ए 40 डिग्री है। एंगल ए जो है वो क्या है? 40 डिग्री है। बाह्य कोण ए बी डी, देखो ए बी डी यानी ये एक बाहरी कोण लेना है, और ए सी ई ये बाहर लेना है। इसको ये डी नाम दे रहे हैं, इसको ये ई नाम दे रहे हैं, है ना? नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ये ऐसे नाम दे रहे होंगे कि द्विभाजक पी क्यू और क्यू आर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो, ये एक्चुअली ऐसे बना रहे हैं। ये आपकी एक भुजा हो गई, ठीक है। अब आपको मैंने एक चीज कही थी, और ये बोल रहे हैं बीओसी का मान बताओ। बी से लेकर इसको वो ओ नाम दे रहे हैं, इसको वो सी नाम दे रहे हैं। ये आपका पी है ना? और ये आपका क्या हो जाएगा? क्यू हो जाएगा। ऐसी कुछ स्थिति बन रही है, शायद आपको ये समझ में आया हो, है ना? और एक्चुअल में यहां पे बी और डी क्या है? ए बी डी का बाह्य कोण। अच्छा, ए बी डी का आपका बाह्य कोण है। ए बी डी और बीसी दोनों सिरों को बढ़ाने पे बनते हैं, ठीक है। हमको क्या करना चाहिए था? इसको, हालांकि कोई यूज नहीं उसका, ये बी है, इसको डी तक बढ़ाएंगे, और ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका ई है, और ये आपका सी है, ठीक है। कुल मिला के आपसे ये वाला कोण पूछा है, ये वाला कोण क्या होगा? तो आपको याद होगा ये बाह्य कोण है ना? कोण अर्धकों से बना है, बाह्य कोण है, और ये वाला कोण हमेशा होता है 90 डिग्री माइनस सामने वाले कोण का आधा। तो 90 डिग्री माइनस सामने वाला कोण कितना है? 40। 40 का आधा कितना हो जाएगा? 20। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 70। बस इतना सा काम था। कुल मिला के वो बाह्य कोण हमसे निर्माण करवाना चाह रहे थे, और कुछ नहीं है उसमें। आया? हाँ, ठीक है। बात इतनी, कोई दिक्कत परेशानी? नेक्स्ट देखिए। हम्म, चलो ठीक है। चलो, मैं आपको अब दो क्वेश्चंस होमवर्क में दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 169 और 170। ये दो क्वेश्चंस आपको होमवर्क में मिलेंगे, बाकी इसके आगे फिर कल ही करते हैं, चलेगा? हाँ, नहीं जी, देखो, अगर आप ऑनलाइन अच्छे से पढ़ रहे हो तो फिर आपको ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है ना? आराम से आप ऑनलाइन से ही आग लगा सकते हो, सिलेक्शन ले सकते हो, अगर मेहनत कर सकते हो तो। मेहनत नहीं कर सकते तो फिर ऑनलाइन ऑफलाइन में आके भी कुछ नहीं होने वाला है ना? इसलिए मेहनत करो, बढ़िया, टेंशन बिल्कुल मत लो। और अगर पैसा ज्यादा है तो फिर ऑफलाइन आ जाओ तुम, है ना? पैसा ज्यादा है, खर्चा करने का मन कर रहा है, तो फिर आप बिल्कुल ऑफलाइन आइए, कोई दिक्कत नहीं हमें। ठीक है भाई? हाँ, चलो, तो आपको शायद मैं बता चुका था
है ना, कि आज शाम को एक काफी खास दिन है, काफी बेहतरीन दिन है, क्योंकि आज हमारा इंटरव्यू रहने वाला है जी न्यूज पर। शायद आपको मैंने बताया भी था, है ना। बिल्कुल, है ना, मैंने आपसे कहा था कि आज मैं जी न्यूज पे लाइव रहूंगा, तो शाम को 6 बजे आप अपने घर के टीवी पर भी देख सकते हो या जी न्यूज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे भी देख सकते हो। वहां पे मेरा इंटरव्यू रहेगा, तो आप लोग जरूर, लाइव इंटरव्यू रहेगा, उसको जरूर देखिएगा, ठीक है। बाकी कल अपने समय पर वापस मिलते हैं, चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत करते रहिए। जितने भी नए लोग हैं, कोई भी चैप्टर से आप पढ़ो, समझ में आएगा। 2-4 दिन थोड़ा सा आप मतलब दिक्कतें आ सकती है, लेकिन किसी भी चैप्टर को आप शुरू से पढ़िए, आराम से समझ में आएगा। और मैं जल्द ही एक टॉक सेशन रखने वाला हूं, तो मैं आपको और थोड़ी डिटेल्स दे दूंगा, कैसे पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो एक टॉक सेशन भी रख लेंगे नए सारे बच्चों के लिए, तो आपको उससे भी काफी कुछ सीखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलो मिलते हैं कल, टाटा बाय बाय। और आपको पता है आज रक्षाबंधन महा ऑफर का अंतिम दिन है, तो अगर आप किसी को भी विनर्स ऐप पर कोई भी कोर्स दिलवाना चाहते हो, आपको लगता है कि यार उसका भला हो सकता है अगर वो भी अच्छे से पढ़ाई कर ले, तो या किसी को आपको गिफ्ट करना हो, तो अच्छा दिन है आज। आज आप ऑफर का फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। चलो टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।